हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कोडिंग वर्ल्ड में, जहां हम बड़े ही आसान तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट आउटपुट इन सी के बारे में। तो आइए देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एनी प्रोग्राम इज टेक डेटा एज इनपुट, प्रोसेस दिस डेटा एंड गिव्स द आउटपुट। जितने भी प्रोग्राम्स हम बनाते हैं उनका मेन काम यह होता है कि डेटा को इनपुट करना यानी डेटा को लेना, प्रोसेस करना, डेटा का जो भी काम उसे आप देते हैं उसे प्रोसेस करना एंड गिव्स द आउटपुट एंड डेटा का आउटपुट देना। C language does not provide any facility for input output operation. C language हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं देता इनपुट आउटपुट डेटा करने के लिए। बस ये सुविधा डायरेक्ट नहीं हो सकती। द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म थ्रू अ सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। ये जो हमारा इनपुट आउटपुट का काम है वो परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू हम उसे कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। बट उन्हें कंसीडर किया जाता है इनपुट आउटपुट इन सी के लिए। दे आर ऑल्सो नोन एज इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। वो इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के नाम से भी जाने जाते हैं। देयर आर मैनी हेडर फाइल्स दैट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ वेरियस लाइब्रेरी। हमारे पास काफ़ी सारे हेडर फाइल्स हैं जो कि लाइब्रेरी फंक्शंस के लिए सपोर्ट करते हैं। These header files used in the program using the has include directive at the beginning of the program. इन हेडर फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम में हैज़ इंक्लूड नाम की एक डायरेक्टिव होती है उसकी सहायता से यूज़ कर सकते हैं। तो जिस प्रोग्राम के अंदर हमें डेटा को इनपुट या फिर आउटपुट करना होगा, हमें उसमें एक हेडर फाइल को ऐड करना होगा जिसका नाम है stdio.h। ये हेडर फाइल आपकी इनपुट आउटपुट करने के लिए काम की जाती है। हैज़ इंक्लूड का काम क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। हैज़ का मतलब होता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि आपको डायरेक्ट करता है, आपके कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि इंक्लूड का मतलब जुड़ा हुआ है किससे, एक हेडर फाइल से जिसका नाम क्या है stdio.h। तो इस तरीके से हमें उसे लिखना होता है हर प्रोग्राम के स्टार्टिंग में। तो हैज़ एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड जुड़ा हुआ होना, stdio.h मतलब इस हेडर फाइल से। stdio.h का फुल फॉर्म भी होता है जो कि आपके सामने है। std का मतलब होता है स्टैंडर्ड, i का मतलब होता है इनपुट, o का मतलब होता है आउटपुट, .h का मतलब होता है हेडर फाइल। तो इस हेडर फाइल को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी प्रोग्राम में डेटा को इनपुट या फिर डेटा का आउटपुट चाहिए होता है। तो हम उन्हें हैज़ इंक्लूड नाम की हेडर फाइल, हैज़ इंक्लूड नाम का एक डायरेक्टिव यूज़ करते हैं और उसके साथ stdio नाम की एक हेडर फाइल को एक्सेस करते हैं। इस तरह से फिर अपने हम प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट का काम कर सकते हैं। Similarly, there are more header files like string.h, maths.h, conio.h and stdlib.h। इसी तरह से हमारे पास और भी कई सारी हेडर फाइल्स होती हैं जैसे string, math, conio, stdlib। इस सारे का यूज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। There are some functions, input functions like, कुछ हमारे पास इनपुट फंक्शंस हैं जैसे कि scanf एंड getChar। ये आपके दोनों scanf के लिए यूज़ किए जाएंगे यानी कि डेटा को इनपुट कराने के लिए। एंड आउटपुट फंक्शंस लाइक printf एंड putchar। ये दोनों जो फंक्शंस हैं वो हमारे डेटा को प्रिंट करने के लिए एक्सेस किए जाएंगे। तो आगे देखते हैं। अब आगे सबसे पहले हमें कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना होगा। तो आइए देखते हैं पहले वो क्या होता है। द scanf function and printf make use of conversion specification to specify the type and the size of data। अब जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होते हैं वो हमारे printf एंड scanf फंक्शन को ये बताते हैं कि जो यूज़र डेटा इंटर करने वाला है वो किस प्रकार की होगी। ईच कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन मस्ट बिगिन विथ अ परसेंट साइन। जितने भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस हैं वो सभी एक परसेंट साइन के साथ एक्सेस किए जाएंगे। आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें काफ़ी सारे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं और उनका सामने यूज़ भी दिया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा और इनका यूज़ हम अपने प्रोग्राम्स में करने वाले हैं। तो एक छोटा सा और समझ लेते हैं कि कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन बेसिकली है क्या। देखिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक,
आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है int टाइप का और उस वेरिएबल का नाम है a। तो जब आपने उसे डिक्लेयर किया तो आपको तो पता है कि वो जो a नाम का वेरिएबल है वो int को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि int टाइप की डेटा रखने वाला है। उस वेरिएबल को भी पता है कि हम किस प्रकार की डेटा को रखने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमारे फंक्शन को नहीं पता कि यूज़र किस प्रकार की वैल्यू देने वाला है, क्योंकि ये जो printf और scanf फंक्शंस हैं वो एक ही फंक्शन सभी टाइप्स की डेटा के लिए काम करने वाले हैं। तो हमें ये बताना होता है कि यूज़र किस प्रकार की वैल्यू देने वाला है, तब जाकर वो scanf या printf फंक्शन उसे हमारे वेरिएबल में स्टोर करेंगे या फिर उस वेरिएबल से वैल्यू को निकाल कर प्रिंट करेंगे। तो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन इन्हीं दोनों फंक्शंस को बताता है कि किस प्रकार की डेटा आने वाली है या किस प्रकार की डेटा प्रिंट की जानी है। तो ये काम था आपके कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस का। तो आपके सामने एक लिस्ट है। पहला %c, एक सिंगल कैरेक्टर को जब प्रिंट करना होगा या फिर इनपुट करना होगा तो वहाँ पर हम इनकी सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट %d, जब हमें डेसिमल नंबर यानी डेसिमल इंटीजर नंबर को प्रिंट करना होगा या इनपुट लेना होगा तो हम इनका यूज़ करेंगे। %f फ्लोट के लिए एक्सेस होगा। %lf डबल के लिए यूज़ किया जाएगा। %ld लॉन्ग इंटीजर नंबर के लिए यूज़ किया जाएगा। %h शॉर्ट इंटीजर। %s स्ट्रिंग के लिए यूज़ होगा। %o ऑक्टल नंबर के लिए यूज़ होगा। %x हेक्साडेसिमल के लिए यूज़ होगा। %u अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, मतलब अनसाइंड डेसिमल इंटीजर का मतलब है कि वहाँ पे आपको प्लस या माइनस साइन नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ डेटा देखने को मिलेगी। और लास्ट है %i, इसका हम यूज़ करेंगे तो हमें 3 चीज़ों का फ़ायदा होगा। हम एक साथ 3 चीज़ें भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि o और x का जो काम था वो अकेले %i भी कर सकता है। तो %i डेसिमल इंटीजर के साथ साथ ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को भी इनपुट कर सकता है या प्रिंट कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम अपने प्रोग्राम्स पे चलने वाले हैं, तो इसलिए हम अभी एक स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोग्राम्स का। सी प्रोग्राम इज़ ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन। जो हमारा सी का प्रोग्राम होता है वो एक फंक्शंस का कलेक्शन होता है। एवरी फंक्शन, हर फंक्शन कलेक्शन होते हैं स्टेटमेंट्स के। तो जितने भी स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं उनका कलेक्शन फंक्शन कहलाता है, और वो एक किसी विशेष काम यानी इंपॉर्टेंट टास्क को करने के लिए बनाया गया होता है। तो आइए देखते हैं कि सिंटेक्स क्या है हमारे सी प्रोग्राम का। सबसे पहले हमें कमेंट्स लिखने होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम रीडेबल हो, आसानी से समझ में आ जाए, तो इसलिए आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हम आप कमेंट्स लिखेंगे। फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इनकी बात हमने अभी की। हैज़ इंक्लूड आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जिनकी सहायता से हम अपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ हम आगे आपको बताएंगे क्या होता है। फिलहाल ये एक वेरिएबल है जो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद डिक्लेयर किया गया है और प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। फिर हम आते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। फिर ये हमारा यहाँ से मेन फंक्शन शुरू होता है। मेन फंक्शन बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर सभी फंक्शन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल किए जाएंगे। तो ये हमारा मेन फंक्शन इस कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है और इस कर्ली ब्रेसेस तक ख़त्म होता है। इसके अंदर हम अपने लोकल वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स एंड काफ़ी सारी चीज़ों को डिक्लेयर करके यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपने कोई फंक्शन बनाया हुआ है तो उस फंक्शन को हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये हमारा फंक्शन है। उसके बाद इस फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, स्टेटमेंट्स होंगे, वो सारे यहाँ लिखे जाएंगे और उसके बाद इस कर्ली ब्रेसेस को भी यानी इस फंक्शन को यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। ये कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का होना। तो इस तरीके से हमारा ये है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।